हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो फूड हमारी पब्लिक लेती है वो धान से चावल है, और उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि ऐसा वायरस एक एक्टिवेट हुआ है जो दिखाई दिया है काफ़ी अर्ली ट्रांसप्लांटिंग में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में ये दिखाई दिया है। और बड़े लेवल पे फार्मर भी इसके ऊपर पहले जो नॉर्मल हमारे पेस्टिसाइड चल रहे थे उसको डाल के देख के काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हुई, रिज़ल्ट कोई मिले नहीं है कोई ज़्यादा। लेकिन आज हम पूसा दिल्ली में बैठे हुए हैं और डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ हैं। इस वायरस के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, ये कैसे हुआ, इसका क्या सॉल्यूशन है, आप कोई भी रॉन्ग ट्रीटमेंट ना करें, घबराने की ज़रूरत है या नहीं। अभी रनिंग क्रॉप है जो 20-50 दिन में कटने वाली है, इसमें क्या दिक्कतें और आ सकती है। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए 10 मिनट निकाले। ये हमारे लिए सौभाग्य की और खुशी की बात है कि आपके माध्यम से हम किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। जी सर, ये वायरस एक पहले भी कभी देखा गया है जो अभी ये छोटी हाइट के पौधे धान के दिखाई दे रहे हैं, खासकर ये परमल वैरायटीज़ में है, बासमती में तो नहीं है। ऐसा है कि यह विषाणु एक जो है फिजी वायरस समूह का विषाणु है। जी इस समूह के विषाणु पहली बार फिजी में पाए गए थे जी और उसके बाद इस समूह को फिजी वायरस समूह का नाम देते हैं। लेकिन ये विशेष वायरस जो जिसकी वजह से धान के पौधे छोटे हो गए हैं और पिछले करीब 1.5 महीने से हम लोग लगातार किसानों के खेत पर जा रहे हैं, उनका दौरा कर रहे हैं, वहाँ से पौधों का सैंपल लेकर के हम अपने लैब में आए और हमारे जो वैज्ञानिक विषाणु के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने उसका पूरी तरह से विश्लेषण किया है अलग अलग तरीके से। और सारे विश्लेषण के बाद ये पता चला है कि यह विषाणु जो है इसको हम सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस के नाम से जानते हैं। ये जी विशेष स्ट्रेन है फिजी वायरस समूह का और यह विषाणु पहली बार चाइना में सन 2001 में पाया गया था। जी भारत की अगर बात करें तो धान में बौनेपन होने की शिकायत विषाणुओं के द्वारा कभी कभी इसके बारे में चर्चा हुई है, दक्षिण भारतीय राज्यों में पाया गया है, लेकिन इस विशेष वायरस के कारण नहीं था। यह विशेष वायरस पहली बार जो है यहाँ पर देखा गया है और इसका प्रकोप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। किस्मों की अगर बात करें तो उसमें PR126, PR121, PR114 इन किस्मों में काफ़ी मात्रा में इसका प्रकोप हुआ है। और इसके साथ साथ बासमती किस्में जो हैं उसमें 1509, 1692 ये तो जल्दी पके तैयार हो जाने वाली किस्में, इनकी कटाई भी अब हो चुकी है। उतना नुकसान कोई ऐसा किसानों ने बताया नहीं। पैदावार किसानों की 25 से लेकर के 28 कुंटल प्रति एकड़ की आ रही है, जो फसल कट करके मंडी में बिक चुकी है 3500-3600 के ऊपर। जी लेकिन इन किस्मों में भी 2 से लेकर के 5%, 10% के आसपास प्रकोप मिला पाया है। गया था। जी तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें इस स्थिति में, और ख़ासकर जो हमारी देर से पकने वाली किस्में हैं जिनमें अभी जो है उनका बढ़ाव हो रहा है। ख़ासकर जैसे पूसा 44 की समूह की किस्में हैं या बासमती में जो 1401 है या लेट वाली किस्में हैं। तो यह विषाणु जो है जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनसे स्वस्थ पौधों में भूरे रंग का फुदका जो होता है ब्राउन प्लांट हापर, उसमें भी एक विशेष प्रजाति होती है जिसको हम वाइट बैक प्लांट हापर यानी WBPH के नाम से जानते हैं। जी तो यह WBPH जो है वो भूरे रंग का फुदका होता है, उसके पीठ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। WBPH ही इसके संक्रमण का मूल कारण है। इसी की वजह से जब ये बीमार पौधे में बैठ कर के उनके तनों से रस चूसता है तो उसके साथ विषाणु जो WBPH है उसके माउथ पार्ट्स में आ जाते हैं, उसके मुंह में आ जाते हैं और फिर वो जाकर के स्वस्थ पौधों का जब रस चूसता है तो उनको भी संक्रमित करता है। जी तो इस प्रकार से अगर विषाणु को फैलने से हमें रोकना है प्रभावी तरीके से, तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि वो इस बात को लेकर के बहुत ही सतर्क रहें कि जब ही उनको WBPH का प्रकोप कहीं भी दिखता है, कैसे पता करेंगे? आप खेत में घूमिए, अंदर जाइए खेत में, सिर्फ मेड़ से ही नहीं, और डंडा मार करके नीचे देखिए हापर आ गया है नहीं आ गया, जिसको हम तेला चेपा जानते हैं। सभी किसान भाई बहुत अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। जी और आपके खेत में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के ऊपर लाइट लगी हुई है, उसके ऊपर भी कीड़े, छोटे छोटे कीड़े बहुत भारी संख्या में उड़ना शुरू करते हैं। जब ही आपको प्रकोप दिखता है तो आप तुरंत जो है
कीट नियंत्रक जो दवाएं हैं, जिसमें खासकर कुछ जैसे चेस है, पेक्सालोन है, जी इस तरह की दवाएं हैं जो कि WBPH को बहुत प्रभावी ढंग से कंट्रोल करती हैं, जी उसका स्प्रे कर दीजिए। तो जब WBPH नियंत्रित हो जाएगा तो विषाणु फैलेगा नहीं। जी। नॉर्मली सर डेफिशिएंसी आती है क्रॉप में जब ट्रांसप्लांट कराते हैं, जब टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी आती है, आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है। फार्मर ने उस तरीके से पहले इसको हैंडल किया, जिंक की स्प्रे कर ली, यूरिया की स्प्रे कर ली, या कोई और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कर लिया, उसको स्लाइटली रिजल्ट मिला। लेकिन जब वो ज़्यादा ही फर्क पड़ गया, दूसरे अच्छे प्लांट वो 2.5 फुट के चले गए और ये इन्फेक्टेड प्लांट है जो 1-1 फुट के रह गए खेत में, तो उनका रूट भी रेड होने लगा, रूट ब्लॉक होने लगा, फूड ब्लॉक होने लगा। और वो आगे जब निसारे का समय आ रहा है, जब धान मिच्योर होने का टाइम बन रहा है, 50 दिन में कटिंग होने वाली है, तो उसमें बिल्कुल सूखते जा रहे हैं वो प्लांट। आगे आने वाले सीजन में इसका क्या रिलेशन रहेगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? तो जैसा कि आपने बताया कि इस विषाणु के द्वारा बौनापन तो एक प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखता है, जो कि जमीन के ऊपर पौधे हैं उनमें दिखता है हमको, जी किसान को या किसी को। लेकिन जमीन के अंदर क्या हो रहा है, विषाणु का क्या प्रभाव है, हम देख नहीं पाते हैं। जी इन पौधों को जब भी निकाल करके हम लोग देखें तो इनमें जड़ों का विकास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, नहीं के बराबर हो गया था, जड़ों की लंबाई बहुत कम हो गई थी। जी इसके चलते जब खुराक जमीन से जड़ों के माध्यम से पौधे नहीं ले पाते हैं तो पौधों की वृद्धि जो रुक जाती है। जी दूसरा विषाणु का भी लक्षण होता है पौधों की ऊंचाई को घटाना। अब जैसा कि आपने कहा कि शुरू में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करने से थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला। जी तो ये लाजमी है, क्योंकि जब जड़ों से पोषक तत्व नहीं आ रहे हैं और ऊपर से हम छिड़काव करते हैं तो पौधे को थोड़ा सा सूक्ष्म पोषक तत्व अगर मिलता है तो उसका जी। रिस्पांस थोड़ा सा आएगा। क्लोरोफिल लेकिन बढ़ता है वो, जी से। हाँ, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है। नहीं है। इसका जो सोल्यूशन का मुख्य कारण है वो सिर्फ यही है कि हम जो WBPH है उसको हम न आने दें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग खेतों में गए थे और किसानों के यहाँ से पौधे उखाड़ करके ले करके आए थे, जी कुछ किस्में ऐसी थीं जिनमें दाना बनने की स्थिति में था, दूधिया दाना हो गया था। दाने से भी DNA RNA निकाल करके उसका भी परीक्षण हम लोगों ने किया। तो उसमें एक बात हमें ये देखने को मिली कि वायरस की उपस्थिति बीज के अंदर नहीं थी। जी। और यह वायरस जो है बीज जनित वायरस नहीं नहीं है, है, तो ट्रांसमिट बीज नहीं के होगा माध्यम सीड से के इसका थ्रू। ट्रांसमिशन नहीं जी होगा। लेकिन फिर भी हमें ये सावधानी जरूर बरतनी है कि बीज का उत्पादन, अगर हम किसी क्षेत्र में किसान कर रहे हैं, बीज उत्पादक किसान हैं और बहुत बड़े पैमाने पे अगर जो है इसका प्रकोप हुआ है, तो वो फसल बीज के लिए उतनी उपयुक्त इस कारण से भी नहीं होगी कि उसमें दानों का विकास बहुत अच्छा ग्रेन वेट नहीं अच्छे से होगा, नहीं हुआ ग्रेन है, वेट अच्छा जर्मिनेशन नहीं में हुआ, प्रॉब्लम है। जर्मिनेशन में फर्क आएगा। तो जी इसलिए ऐसे मैं तो राज्य सरकारों के माध्यम से भी यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जब सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि अब सर्टिफिकेशन का काम शुरू होगा, तो उसमें इस बात के ऊपर ध्यान रखें क्या बहुत ज़्यादा प्रकोप तो नहीं हुआ। अगर बहुत जी ज़्यादा प्रकोप हुआ है तो ऐसे जो खेत हैं उनको हम बीज उत्पादन की श्रेणी में शामिल न करें, वो बेशक जी मंडी में जा कर के उसको बेच दिया जाए। तो बीज जनित न होने के कारण इतना चिंता की बात नहीं है। दूसरा एक कारण जो आमतौर पे हमने किसानों से बातचीत करके पता चला कि जो रोपाई धान की जून के महीने में की गई थी, अर्ली रोपाई की गई थी, उसमें इसका प्रकोप जो है ज़्यादा हुआ है। जी कारण एक ये भी हो सकता है कि शायद जब हम पौधशाला में पौध तैयार कर रहे थे, नर्सरी में ये ब्राउन प्लांट हापर आया रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत। आम तौर पे नर्सरी में कोई इतना ध्यान इस चीज़ का जी नहीं देता है। जी और उस समय कुछ पौधों को इसने संक्रमित कर दिया, जी और वही पौधे जब खेत में रोपाई हुई तो बाद में चल करके उनके अंदर बौनापन आया। जी शुरू में हम, चूंकि नर्सरी में पौधों की बढ़वार इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो पता नहीं चलता है कि उसमें संक्रमण हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है। तो वहाँ से आया होगा। तो आगे से हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगली बार जब हम पौध तैयार करें तो पौध में भी हम छिड़काव दवा का करें, और इस बात का ध्यान रखें कि उसमें वाइट बैक प्लांट हापर WBPH न आए, जी ताकि इसके संक्रमण को हम रोक सकें। जी। बहुत सी वैरायटी सर ऐसी लंबे समय की भी है, छोटे समय की भी हैं, जिसके ऊपर फंगस पैथोजन का अटैक होता रहता है और फार्मर एडवांस में फंगीसाइड यूज़ करते हैं।
इसका ट्रीटमेंट फंगीसाइड से तो बिल्कुल हो नहीं सकता, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनको गाइड करने का इंफॉर्मेशन सोर्स है जो पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, तो उन्होंने काफ़ी फंगीसाइड नीचे भी डलवा दिया, ऊपर भी सर्वे करवा दिया। चलो इस बार जो भी हुआ निपटा, लेकिन आगे आने वाले सीजन में वो इसको कैसे ले। नहीं, मैं तो ये बताना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक मैंने बताया कि इसका मूल कारण एक विषाणु है, जी और विषाणु को रोग ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधे में ले जाने का कारक जो है वो WBPH है। तो जी फफूंदनाशी दवाएं तो वैसे ही इसमें कुछ काम नहीं करेंगी, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। फफूंदनाशी दवाओं का भी अंधाधुंध छिड़काव करना ठीक नहीं है फसल की सेहत के लिए। और हम जानते हैं कि बासमती चावल निर्यात होता है जी बड़े पैमाने पर, प्रतिवर्ष करीब 30,000 इंडिया को करोड़ काफ़ी रुपए का, रॉयल्टी मिलती है जी इससे। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। जी और पिछले कुछ वर्षों में, 4-5 वर्षों में यूरोपियन यूनियन में, खासकर यूरोपियन मुल्क के जो देश हैं वहाँ पर बासमती चावल के निर्यात में हमारे इंडिया से कमी आई है। और उसका एक मुख्य कारण ये पाया गया है कि कुछ खेप जो चावल की यहाँ से गई थी उसके अंदर ट्राईसाइक्लाजोल जो फंजीसाइड है उसका रेजिड्यू पाया ज़्यादा गया था। था। इसी तरह से और भी बहुत सारी रासायनिक दवाएं हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो हम उसका प्रयोग जो है कम से कम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बाज़ार में चावल बिकेगा नहीं तो उसको हमको रेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो जी उसका कुल नुकसान फिर किसान के ऊपर होगा। जी दवा का सही मात्रा में, सही तरीके से, सही समय पर जी और उपयोग अगर हम करते हैं तो अवशेष रहने की संभावना नहीं रहती। किसी भी दवा का प्रयोग अगर फसल पकने के 30 दिन पहले हम कर लेते हैं, करीब जी 25-30 दिन लगता है जब पौधा पूरी तरह से सक्रिय होता है। 25-30 दिन के अंदर जो है दवा वो पूरी तरह से विघटित हो जाती है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो फिर रेजिड्यू नहीं मिलता है। सर एक मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वायरस किसी भी प्रजाति में अगर ह्यूमन बीइंग में आता है तभी भी उसका कोई हल नहीं हो पाता, लेकिन इसका एक पीक टाइम रहता है कि आके ये अपने आप ही चला जाता है। जो थोड़े कम इम्यून सिस्टम वाले पीपल होते हैं उनको ये ज़्यादा पकड़ लेता है, जैसे कोरोना वायरस आया था। उसी तरीके से लंपी स्किन डिसीज आई, वो भी मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट की गई, हवा में उसका ट्रांजेक्शन हुआ। ये अब फसल में भी आ चुका है, जो ये आप बोल रहे हैं कि BPH के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका भी दौर आके चला गया। क्या आगे आने वाले समय में इसका प्रकोप ज़्यादा होने का चांस है या कम होने का चांस है? क्या सिस्टम रहेगा आगे? इसी पराली को कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल कारण है उसको हमें नियंत्रित करना होगा। जी, और वो कारण मैंने बताया WBPH है, यही जी, फैलाता है। ओके, ऐसे यह वायरस पराली-वराली से जो है दूसरे खेत में नहीं वायरस जाता। अपने आप नहीं जाएगा। गुड, मुख्य कारण इसका WBPH है। WBPH को नियंत्रण हमें करना पड़ेगा। जी, नर्सरी में भी, रोपाई के बाद भी, खेत में भी, जब भी कभी प्रकोप दिखता है WBPH का तो तुरंत उसको हम नियंत्रित करें। जी। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਦੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪੂਸਾ IARI ਦਾ ਚੈਨਲ ऑफिशियल YouTube ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਬ ਤੱਕ डिस्प्ले होएगी जी? जो हम लोग 26, 27, 28, 3-4 दिन अगस्त के महीने में गए थे, सैंपल लेकर के आए थे, उसका विश्लेषण प्रयोगशाला में हो गया। उसके आधार पर हमको ये पता चल गया कि वायरस का कारण क्या है। जी अब कृषि मंत्रालय के द्वारा दोबारा एक समिति का गठन किया गया है, और फिर उन क्षेत्रों का जहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा मिला है वहाँ पे जा कर के देखेंगे जी समिति के सदस्य कि कितना एक देखा नुकसान गया है हुआ सर, है। अर्ली जून ट्रांसप्लांटिंग में इसका प्रभाव देखा गया। हैवी सॉइल में, लाइट सॉइल में लेट ट्रांसप्लांटिंग होती है जुलाई में, या बासमती है या कोई और अन्य वैरायटी है उसमें कम देखा गया है। तो अब ये सारे विषय जो है ये शोध का विषय है, क्योंकि जी अभी इसके ऊपर बहुत सही तरीके से कुछ कर पाना, ये ऑब्जर्वेशन है, सही ऑब्जर्वेशन है। जी और आम तौर पे भी हम सुझाव देते हैं कि धान की रोपाई अगर हम
थोड़ा सा देर से करें 25 जून से लेकर के, और उसके बाद जो है 20 जुलाई तक करें, तो उसमें बरसात भी आ जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है, पानी भी कम लगता है, हर दृष्टिकोण ह्यूमिडिटी से बढ़ अच्छा जाता होता है। है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं वातावरण में हो रहे परिवर्तन के कारण और जो टेम्परेचर उस समय शुरू में ज़्यादा था, जून के महीने में इस बार काफ़ी टेम्परेचर था, और उसकी वजह से हुआ है या किस कारण से हुआ ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इस बात का सबूत ज़रूर मिला है कि यह वायरस कौन सा है और वायरस को फैलाने का कारक क्या है, किसकी वजह से वायरस फैलता है और उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।